Hello students, myself रमेश कुमार शर्मा एंड हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके 12th एग्रीकल्चर बायो का चैप्टर नंबर 2 है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। हो सकता है कि जो 12th क्लास के बच्चे हों उनको ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल लगे, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, और है भी थोड़ा बहुत, पर एग्रीकल्चर वालों के लिए जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इतना टफ नहीं पड़ता है। बहुत शॉर्ट है, सिंपल है। बायोटेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में, थोड़ा संक्षिप्त इतिहास, इसके बायोटेक्नोलॉजी का कुछ इतिहास भी है। पहले के ज़माने में जो बायोटेक्नोलॉजी यूज में ली जाती थी, अब के ज़माने में जो बायोटेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है, और जो टेक्नोलॉजी थी वो पहले भी यूज में ली जाती थी क्या, तो उसका भी उत्तर होगा कि हाँ भाई, पहले के टाइम में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज में ली जाती थी। और आज जाके बायोटेक्नोलॉजी है वो इतनी फेमस क्यों हुई, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। इसके बारे में हम इसका महत्व जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के आखिरकार हम इसका इम्पोर्टेंस किस किस चीज़ों में है, कि हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। और जो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। तो देखो, अगर बायोटेक्नोलॉजी और आप कह सकते हो टिश्यू कल्चर थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है इसी चैप्टर का। तो डेफिनेशंस की बात करें अगर हम, तो डेफिनेशंस की अगर बात करें हम तो कुछ 3-4 डेफिनेशंस है, और मैं जैसे जैसे बोलूँ आप समझते जाना कि जैव प्रौद्योगिकी जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है ये, हुआ थोड़ा सा। तो जैव प्रौद्योगिकी जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ये शब्द बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शब्दों को जोड़कर बना है। तो ये कोई परिभाषा नहीं है, आप सब जानते हो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायोलॉजी है और दूसरा टेक्नोलॉजी है। बायोलॉजी का आप जानते हो कि जीव विज्ञान, या फिर इसे हम इसमें जो कह रखा है वो जैव, और टेक्नोलॉजी से मतलब आपको पता है प्रौद्योगिकी से है। जैसे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, वैसे ही बायोलॉजी में आजकल नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी यानी साइंस, और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग। अभियांत्रिकी से क्या मतलब है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आप जानते हो, तोड़ने फोड़ने का काम, तोड़ने फोड़ने का, बनाने का काम, ये किस में आता है, अभियांत्रिकी में। तो इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से, अब जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकता है कोई भी छोटा मोटा जीव, या जैविक कारक मतलब कोई सूक्ष्म जीव ले लो आप, और भी बहुत सारी कोई कोशिकाएं ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, छोटा मोटा जो जीव है, जैविक कारक मतलब जिनमें अंदर जीव है, वो जैविक कारकों की सहायता से किसके लिए, मानव के लिए, किसके लिए, मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का सृजन, सृजन मतलब बनाना, ठीक है, सृजन किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम करते क्या है, इस परिभाषा में वो दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी में हम साइंस और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे, और जैविक कारकों की सहायता से, किसकी सहायता से, जैविक कारकों की सहायता से, और किसके लिए, मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को क्या करेंगे, हम बनाएंगे, सृजन किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की है। जैविक कारकों, जैसे सूक्ष्म जीवों को ले लो, मैंने पहले बताया है, कुछ कोशिकाओं को ले लो और उनके अवयवों के, ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीव, कोशिकाओं और उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से, यानी हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे हम उसको, ठीक है। तो नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या फिर सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। सेम वही परिभाषा है, वही मानव के लिए क्या करना है, हमें उपयोगी उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन। आगे बात समझ में, ये भी क्या कहलाएगी, जैव प्रौद्योगिकी। फिर तीसरी परिभाषा आती है पात्रे संवर्धन।
इन विट्रो कल्चर। तो इन विट्रो कल्चर क्या होता है, कोई ना कोई हम पात्र लेंगे, कंटेनर हो सकता है आपका एक फ्लास्क हो सकता है आपके पास एक बीकर हो, उस बीकर में पात्रे संवर्धन, उसके अंदर अगर हम कोई जीव अगर हम बनाएंगे, कोई जीव अगर हम उसमें उत्पन्न करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे, तो उसे पात्र संवर्धन कहते हैं, किसी पात्र के अंदर संवर्धन, ठीक है, उगाना। तो पात्रे संवर्धन करके पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक जंतु एवं पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब पारजीनी, अब इस जो परिभाषा है उसमें 3-4 शब्द नए नए दिखे आपको। एक पात्रे संवर्धन यानी इन विट्रो कल्चर, मैंने बताया पात्रे का मतलब पात्र है, कोई भी कंटेनर हो सकता है, समथिंग समथिंग। संवर्धन का मतलब होता उगाना, किसी चीज को उगाना। तो पात्रे संवर्धन करके, अब जो नेक्स्ट जो वर्ड आए दो, वो है एक पारजीनी जंतु और एक पारजीनी पादप में। अब देखो पारजीनी का मतलब क्या होता है कि पारजीनी का मतलब होता है, सिंपल समझो कि हमारे जो शरीर होता है, हम जानते हैं कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम शरीर की अगर मूलभूत और क्रियात्मक इकाई, जिसे हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, वो होती है कोशिका। कोशिका के अंदर आप जानते हो कोशिका को कंट्रोल करता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर हम जानते हैं डीएनए होता है। डीएनए में अगर आप जानो तो डीएनए के अंदर होते हैं जीन, और जीन क्या होता है, जीन होता है किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक है। कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जो उस कोशिका को नियंत्रित करता है, उस केंद्रक के अंदर पाया जाएगा डीएनए, और डीएनए में होते हैं बहुत सारी जीन, और जीनों का काम क्या होता है, किसी भी लक्षण को कंट्रोल करना, यानी किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी जो कारक है वही क्या है, जीन है। अब लक्षण कैसे, लक्षण की बात कर लूँ मैं, तो जैसे मैं बात कर लूँ हाइट क्या है, एक लक्षण है, ठीक है। अब हाइट हो सकती है 2 प्रकार की किसी भी व्यक्ति की, या तो लंबा होगा या फिर क्या होगा, बौना होगा, ठीक है। या तो कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। तो ये क्या है, एक लक्षण है, यानी लंबा होना और बौना होना एक लक्षण है। उस लक्षण को जिम्मेदार कौन करेगा, जीन। आई बात समझ में। तो जीन और पारजीनी, जीन भी तो है लेकिन कैसी है जीन, पार मतलब दूसरे का, ठीक है। तो कोई ऐसा जंतु हो या पादप हो जिसमें हमने जीन डाला है किसी दूसरे जीव की, किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे पादप, किसी दूसरे जंतु की जीन को निकाल कर हमने किसी अन्य जंतु या पादप में डाल दिया, तो वो जंतु या पादप क्या कहलाएगा, पारजीनी जंतु। तो पारजीनी जंतु एवं पादप कोशिकाओं से सेम वही क्या, उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो ये तो थी सिंपल जैव प्रौद्योगिकी बातें। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो पादप जैव प्रौद्योगिकी, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो सभी के सभी, तो आपके जंतु जैव प्रौद्योगिकी तो चलेगी नहीं, आपके चलेगी पादप जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन कुछ कुछ देखो, बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ही 2 शाखाएं है, जूलॉजी बॉटनी, तो एक दूसरी में इंटरफेयर करती है, चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो। तो कुछ एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जूलॉजी को भी मिलेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बॉटनी के भी मिलेंगे। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी में बात तो हम पादपों की करेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जंतुओं के बारे में भी आ जाए। तो इसकी बात करूँ अगर मैं आपको, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की पहले तो परिभाषा देख लूँ कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पौधों में क्या कार्य करवा रहा है, आनुवांशिक सुधार, या तो उनके डीएनए आरएनए में क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है, या उनके निष्पादन में, या फिर उनका जो निष्पादन है, निष्पादन मतलब आउटपुट, जैसे मानो कोई पौधे थे, कोई फसल थी, वो हमें कम आउटपुट दे रही थी, कम उपज दे रही थी, उस उपज में सुधार करना है, ठीक है। या तो उनका आनुवांशिक सुधार कर दो या उनके आउटपुट में सुधार आदि के लिए किया जाता है, तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवांशिक सुधार कर लो, या फिर उनसे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, उनसे जो हमें उत्पादन मिलता है, उसमें सुधार आदि के लिए किया जाता है, तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसकी हिस्ट्री की, किसकी हिस्ट्री की, जैव प्रौद्योगिकी की।
ठीक है, यहाँ पर पादप जैव प्रौद्योगिकी की बात नहीं करेगा, पूरी की पूरी जैव प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है कि इसका इतिहास क्या रहा है जैव प्रौद्योगिकी का। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी ये कोई आजकल की साइंस नहीं है, ये एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। लेकिन आजकल जैव प्रौद्योगिकी का तेजी से बढ़ता महत्व आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के कारण है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण है। तो देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है वो भी इस चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको, वो भी बिल्कुल सिंपल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग तो आप जानते हो, मैंने बताया है कि तोड़ फोड़ करना, बनाना चीज़ों को, बिगाड़ना चीज़ों को, ये क्या होते हैं, इंजीनियरिंग वालों का काम ही है। तो और किस में कर रहे हैं हम, आनुवांशिक पदार्थों में। आनुवांशिक पदार्थ आप सब जानते हो कौन कौन से हैं, डीएनए या आरएनए। या तो आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो उनके अंदर आजकल जैव प्रौद्योगिकी का ज़्यादा प्रचलन इसकी वजह से हुआ है। किसकी वजह से, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के वजह से। आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा वांछित जीन को, वांछित जीन, जीन मैंने बता दिया है क्या है कि जीन है किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार कारक। तो वांछित जीन क्या है, जो जीन हमें चाहिए। ठीक है, जो जीन हमें चाहिए। वांछित का मतलब क्या होता है, इच्छित। वांछित का एक और शब्द होता है इच्छित। इच्छित का मतलब जो हमें चाहिए। ठीक है, तो वांछित जीन को किसी भी जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां वह जीन, कौन सा जीन, जो हमने निकाला, वांछित जीन। ठीक है, वांछित जीन की बात कर रहा है ये, कि जहां वह जीन अपनी अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पादन उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सिंपल, ये इसका इतिहास की कुछ बातें आ रही हैं। अब देखो, इतिहास के बारे में कुछ एग्जाम्पल दे के समझाएगा कि जब मनुष्य सूक्ष्म जीवों एवं उनके उपयोग के बारे में नहीं जानता था, उस समय भी जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया होती थी। यानी मनुष्य नहीं जानता था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और उनका किस प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं, तब भी मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग लेता था। और उसी के कुछ और एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे दही, सिरका, शराब आदि के उत्पादन में। जैसे मनुष्य को, चलो आज तो पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन जैसे दही है, फॉर एग्जांपल दही है, हमें सबको दही जमाना आता है, दूध से दही जमाना आता है सभी को। तो दही में क्या देते हैं हम, थोड़ा सा जावन देते हैं। ठीक है, जावन दिए दही में, और वो क्या, सॉरी, दूध में हम जावन देते हैं, उससे क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये क्या हम आज कर रहे हैं, ये वर्षों से चला आ रहा है। भारत में बहुत वर्षों से दही जमाते आ रहे हैं लोग, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस दही में, जिस दूध में वो जो जावन देते हैं, उस जावन में लैक्टो एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। वह बैक्टीरिया दूध की जो प्रोटीन है कैसीन, उसे पैराकैसिनेट में बदल देते हैं, और वो किस में बदल जाता है, दही में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये अगर आप अपने घर वालों को, यानी अपनी मम्मी वगैरह को बताना चाहोगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो ये काम करती आ रही है वर्षों से। ठीक है, तो यानी ये कहना क्या चाहता है कि मनुष्य है वो सूक्ष्म जीवों के बारे में नहीं जानता था, उनके उपयोगों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में लेता था। तो जैसे दही, सिरका, शराब आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता था। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई टेक्निक को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता था। यानी पुराने समय में जो ली जाती थी उसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। अब देखो, सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके कुछ आपके बताया गया है, कुछ पदार्थ बताए गए हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे एसीटोन है, ब्यूटेनॉल है, सिट्रिक एसिड है, पेनिसिलिन आदि का व्यापारिक उत्पादन। देखो, जैसे दही जमाया अपनों ने, तो दही का हम आजकल तो करने लगे, पहले के टाइम में दही कौन जमाता था, खाने पीने के लिए। लेकिन व्यापारिक उत्पादन, व्यापारिक का मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी एक व्यापार करने के उद्देश्य से उत्पादन कब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं बाद में भी होता रहा है, यानी अब तक चल रहा है। किस किस का उत्पादन है, जैसे ब्यूटेनॉल है, एसीटोन है, सिट्रिक एसिड है, और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो आप सभी जानते हो कि पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, और उसका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत धड़ल्ले से प्रयोग हुआ था पेनिसिलिन का।
तो इसका व्यापारिक उत्पादन यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और अब तक भी हो रहा है। मनुष्य के लगातार प्रयासों से सूक्ष्म जीवों में नई एवं अति उपयोगी क्षमताएं पैदा की जा सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ टेक्निक के बारे में नाम दिया है। पुनर्योगज डीएनए टेक्निक। देखो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक आप पकड़ के रखना, ये भी एक नया शब्द आएगा आपके लिए कि ये पुनर्योगज डीएनए टेक्निक क्या है। ठीक है, तो देखो डीएनए सब जानते हो। पुनर्योगज का मतलब होता है किसी डीएनए को तोड़ मरोड़ के वापस से बना देना। ठीक है, मैंने बताया कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, और मैंने बताया कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता क्या है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता क्या है, कोई डीएनए का खंड होगा, उसको डीएनए होगा, उस डीएनए को तोड़ेंगे और उसमें हम इच्छित जीन को वापस से जोड़ देंगे। तो पुनर्योगज डीएनए वही डीएनए जो बना ना, अभी नया नया जो डीएनए बना, उसी डीएनए को हमें पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और इस बनाने वाली तकनीक को पुनर्योगज डीएनए टेक्निक कहते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक द्वारा किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखो एक एग्जांपल देकर समझाया है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यानी उदाहरणार्थ, मानव में इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाले जीन को, मैं बहुत बार बताया है कि जीन क्या है। जीन क्या है? किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी कारक। अब देखो मनुष्य में एक, आप कह सकते हो, एक एंजाइम होता है इंसुलिन। ठीक है, सॉरी एंजाइम नहीं, एक हार्मोन होता है इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन है वो आप जानते हो कि ग्लूकोज के अपघटन में काम आता है। ठीक है, हमारे शरीर में से ग्लूकोज को अपघटन में काम आएगा इंसुलिन। तो इंसुलिन को कोडित करने वाला कोई जीन है। ठीक है, उस जीन को ई कोलाई क्या है? इस्चेरियाई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करके उत्पादित इंसुलिन का मधुमेह एक हिंदी शब्द है और आप सब जानते हो इंग्लिश में इसे डायबिटीज कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये डायबिटीज का पेशेंट है। ठीक है, तो मधुमेह के उपचार में उपयोग हो रहा है। यानी जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक है, इस पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक इच्छित जीन निकाला। सपोज वो इच्छित जीन किसका था? इंसुलिन का। वो जीन किसका था? इंसुलिन बनाने का जीन था। उस इंसुलिन बनाने वाले जीन को हमने किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया, और वो अन्य जीव कौन है यहाँ पर? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने उसको क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। अब देखो वो जीन हमने किस में डाल दिया? ई कोलाई में। तो ई कोलाई क्या काम करेगा? ई कोलाई करेगा इंसुलिन बनाने का। ई कोलाई किसका काम करेगा? अब इंसुलिन बनाने का, क्योंकि ई कोलाई में इंसुलिन बनाने का क्या है? जीन है। और वो जीन उसके पास क्या बनवाएगा? इंसुलिन बनाएगा। ई कोलाई इंसुलिन बनाएगा। उस इंसुलिन का उपयोग हम किस में करेंगे? मधुमेह के उपचार में। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू। ठीक है, तो देखो हमने पहले पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर पादप जैव प्रौद्योगिकी, और इसमें कहा था कि हमने जो पादप जैव प्रौद्योगिकी है तो उसमें क्या करते हैं हम कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग आनुवांशिक सुधार, किसमें? पौधों में आनुवांशिक सुधार। तो देखो आनुवांशिक स्तर पे रूपांतरित तंबाकू, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको। तो रूपांतरित तंबाकू में पहली बार 1983 यानी जो ये तंबाकू का जो पौधा था उसको हमने क्या कर दिया था? जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया था। यानी उसके जो जीन था, यानी उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर थी, उस डीएनए स्ट्रक्चर में हमने बदलाव कर दिया था। और वो कब किया? पहली बार 1983 में जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधिता का जीन स्थानांतरित किया था। ठीक है, जीवाणु है, उस देखो एक जीवाणु लिया और जीवाणु के अंदर एक जीन पाया जाता है एंटीबायोटिक रोधिता का। ठीक है, कोई जीवाणु है, उस जीवाणु में एक जीन पाया जाता है। किसका जीन? एंटीबायोटिक रोधिता। यानी एंटीबायोटिक्स के प्रति वो जीवाणु क्या होता है? सजग होता है। यानी एंटीबायोटिक्स उस जीवाणु पर कोई असर नहीं करती है। वो जो जीन था वो हमने किस में डाला? तंबाकू में। तो बताओ तंबाकू में कौन सा जीन आ गया है? एंटीबायोटिक रोधिता वाला जीन। तो अब बताओ तंबाकू भी एंटीबायोटिक रोधिता वाला जीन रहेगा या नहीं रहेगा? तंबाकू में जाहिर सी बात है रहेगा।
तो यानी तंबाकू भी एक प्रकार से क्या हो चुका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्थानांतरित किया गया था। 1983 में ही एक साइंटिस्ट आया कैरी मुलिस, तो कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की, जिससे आणविक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। और पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर को आप अच्छी तरह से जानते हो, इसमें और आ जाएगा पीसीआर क्या है, मैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा पीसीआर क्या है। अभी मोटा मोटा इतना समझ लो कि अभी जो ड्यूरेशन है वो कोरोना काल का है, और कोरोना काल में एक जांच होती है, जब कोई आदमी कोरोना की जांच करवाने जाता है तो डॉक्टर लिख के देता है आरटी-पीसीआर, कि आप क्या करवाओ, अपनी आरटी-पीसीआर की जांच करवाओ। तो पीसीआर उसी से रिलेटिव है, मैं बताऊंगा क्या होती है आरटी-पीसीआर। अभी यहाँ पर इतना समझो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, और पॉलीमरेज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, उसकी एक चेन रिएक्शन होती है। वो क्या होता है कि एक हम डीएनए निकालते हैं, उसी डीएनए के, सपोज कोई डीएनए हमने निकाला, वो डीएनए हो सकता है हमारे से नष्ट भी हो जाए, इसलिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उस डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ बना सकते हैं, बहुत सारी रेप्लिकेशन कर सकते हैं उस डीएनए की, ठीक है। तो इसके वजह से आणविक विज्ञान के क्षेत्र में क्या आ गई थी, क्रांति आ गई थी। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए कि पीसीआर की खोज किसने की, तो कैरी मुलिस ने की 1983 में। अब देखो, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया, पॉल बर्ग ने 1972 में पात्रे टेक्निक के द्वारा बनाया था। फिर एक है साइंटिस्ट स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बॉयर ने 1973 में पहली बार सफल पुनर्योगज डीएनए जीव बनाया। पुनर्योगज डीएनए तो पॉल बर्ग ने बनाया 1972 में, लेकिन यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए नहीं है, यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए जीव है, जीव की बात कर रहा है, ठीक है। और वो कब बनाया, 1973 में। साइंटिस्ट के नाम आपको दे रखे हैं, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। उसके बाद में है विभिन्न जीवों से प्राप्त एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन उपयोग आदि नवीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण थे, ठीक है। ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषाएं और उसका थोड़ा बहुत परिचय, ठीक है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसी की वजह से आजकल हम जैव प्रौद्योगिकी को इतना ऊंचा लेके जा रहे हो। और देखो, फ्यूचर में जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो पूरी की पूरी डिपेंड है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के ऊपर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। कहने को तो इतना सब दावा करते हैं कि अगर सपोज कल को अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप हो जाएगी, लोग कहने को ये तगात बोलते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि अगर कोई आदमी सपोज मरने वाला होगा, तो हम उसके जैसे, मानो सपोज मरने वाला छोड़ो, उसका मानो लीवर ख़राब हो रहा है, तो उस लीवर का हम डीएनए वगैरह निकालेंगे और उसी डीएनए से पूरा का पूरा वैसा का वैसा सेम टू सेम लीवर बना देंगे एक और वो उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इतनी एडवांस हो जाएगी कौन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। साथ ही में कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि लोगों के क्लोन बनना भी स्टार्ट हो जाएगा डीएनए टेक्निक द्वारा। और क्लोन क्या होते हैं, क्लोन होता है एज इट इज उसी इंसान का जैसा एक और इंसान, ठीक है, जो पूरा का पूरा सेम टू सेम उससे की उसकी तरह मैच करेगा, उसे हम क्लोन कहते हैं। बिल्कुल जेनेटिकली भी उसकी जो आनुवांशिक संरचना है, डीएनए की जो संरचना है, वो भी एक दूसरे की मैच करेगी। यानी कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं होगी जो उन दोनों में अंतर स्थापित कर पाए कि भाई ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। क्लोन उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी सामान्य परिचय है और कौन कौन से संसाधन उसके अंदर हम यूज में लेंगे उसके बारे में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करने के लिए बोल देना और साथ में ही शेयर भी करना।